हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी महोत्सव पर आपका एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आइए यार, आज हम DLED सेकंड सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को राजन सीरीज के द्वारा कवर करने जा रहे हैं। यार, राजन सीरीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है हमारे DLED के लिए। यहाँ से लगभग सारा पेपर हमारा फंस जाता है। आइए लघु उत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझते हैं। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं जो 1964-66 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना था, उसी को हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी। आइए एक एक करके देखते हैं। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें। नंबर 1, सामान्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। यानी जो कोठारी आयोग है उसने सिफारिश की थी कि शिक्षा की जो प्रणाली है वो सामान्य होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए। सार्वजनिक का मतलब है सभी के लिए। सार्वजनिक शिक्षा को सामान्य और विशेष धाराओं में व्यावसायिक बनाया जाए। यानी इनका कहना है कि जो शिक्षा है उसको कैसा बनाया जाए, व्यावसायिक। व्यावसायिक का मतलब है व्यवसाय योग्य। प्राथमिक से लेकर उच्च तक, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उससे लेकर उच्च शिक्षा तक विज्ञान, गणित, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अंग बनाया जाए। यार बिल्कुल सही बात है, आज के समय में विज्ञान की हमको आवश्यकता है ही है। तो कोठारी आयोग ने उस समय को पहचान कर बताया कि हमारी शिक्षा में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक विज्ञान और गणित, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को विशेष जगह दी जानी चाहिए। शिक्षा विभाग का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण किया जाए। यानी शिक्षा विभाग है उनका पुनर्गठन करना चाहिए। प्रवेश की आयु 4 वर्ष से कम ना की जाए। यानी जो प्रथम कक्षा में जो बच्चा प्रवेश लेगा, एडमिशन लेगा, उसकी आयु 4 वर्ष से कम नहीं की जानी चाहिए। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। यानी जो हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। देखो, जिला यानी जिला शिक्षा, ये गलत लिख गया है, इसमें शिक्षा लिख गया है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को समाप्त करना है। अपनी स्थापना के साथ ही डाइट इसे ही कहते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को शॉर्टकट में डाइट ने शिक्षण प्रथाओं के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। देखो यार, अपने भाषा में लिखो कि जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार और सिद्धांत के बीच अंतर को समाप्त करना। यानी ऐसा नहीं है कि शिक्षा का सिद्धांत तो कुछ है और जो टीचर हैं उनका व्यवहार कुछ अलग है। तो हमको व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार के बीच जो है वो अंतर को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ECCE का क्या उद्देश्य है। देखो यार, ECCE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब प्राथमिक जो बाल्य अवस्था होती है, यानी जो बच्चा अपने जीवन की शुरुआत करता है उस समय की बात हो रही है। केयर मानी देखभाल एवं एजुकेशन मानी शिक्षा। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और नैतिक विकास करना है। यानी जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास करना ECC का उद्देश्य है।
चाहे बच्चे का शारीरिक विकास हो, चाहे संवेदनात्मक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, यानी जिस भी तरह का बच्चे का नैतिक चारित्रिक जो विकास करना है वही ECCE का उद्देश्य है। यह संपूर्ण राष्ट्र में प्रारंभिक बाल्य अवस्था, संपूर्ण राष्ट्र मतलब पूरे देश में प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है। आइए नंबर 4 देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखो, जो स्वतंत्रता के पूर्व आपको आयोग देखने हैं और स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा आयोग देखने हैं, वो आगे देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 13, 14 और 56 में देख लेंगे आगे। तब तक आप प्रश्न नंबर 5 देखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो यार, सीधे सीधे इससे समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता, तो साक्षरता का मतलब क्या है, यानी जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको शिक्षा की ओर ले जाना, निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना। तो हमारे देश में एक मिशन चलाया गया कि भाई जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़िए। इसी को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहा गया। आइए डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई सन 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मेरे भाई, जो भारत में निरक्षरता थी, जो भारत में अनपढ़ता थी, उसका उन्मूलन का मतलब है उसका नाश करना, उन्मूलन या उसको हटाना, उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के बाद देश में, इसकी स्थापना के बाद होती हैं, इसके स्थापना के बाद देश में, यहाँ लिख लेना बाद, इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में पर्याप्त तेजी आ गई। किसके बाद? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बाद। यह इस तेजी का ही प्रभाव था कि सन 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत पहले की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शित किया गया है। 1991 में साक्षरता का जो प्रतिशत 52.51 था, यह 2011 में बढ़कर 74.04 हो गया। यानी ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, इसका इतना प्रभाव पड़ा हमारे देश पर कि 1991 में हमारा जो साक्षरता का प्रतिशत था वो 52.51 था। यानी अगर 100 लोग थे तो उसमें से 52 लोग लगभग पढ़े हुए थे, 48 लोग के लगभग अनपढ़ थे। लेकिन 2011 में जब हमारी जनगणना हुई तो 100 में से 74 लोग 75 लोग वहाँ पढ़े हुए मिले हमारे लिए। केवल 25% लोग ही ऐसे थे जो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे। पुरुषों और स्त्रियों, आइए आगे देखें, पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता वृद्धि का अध्ययन करें तो इसे निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। मेरे भाई, जो केरल प्रदेश है हमारे देश का, उसने सबसे पहले पूर्ण साक्षरता, यानी वहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ हो, सारे लोग शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ गए। इस मिशन के द्वारा अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है। यानी जो हमारा मिशन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, उसके द्वारा लगभग 9 करोड़ लोगों को साक्षरता की तरफ मोड़ा जा चुका है। इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो रहे हैं। भारत सरकार के आइए देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इंडिया 2002 के प्रकाशन के अनुसार उक्त जिलों में से 166 में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया तथा इसके साथ 105 जिलों का चयन सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया गया है। उक्त के साथ 290 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम भी चलाया गया है। इस प्रकार से उक्त विवरण के आधार पर कम से कम आंकड़ों के रूप में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा
देश में निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने में पर्याप्त प्रगति की गई है। देखो यार, तुमको अगर ये सब बातें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम सीधा सीधा लिखो कि यार जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो भारत में निरक्षरता को उन्मूलन यानी निरक्षरता को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। यह मिशन लगभग अपनी पूर्ण सफलता के लिए जाना जाता है। इस मिशन से भारत में निरक्षरता की जो दर है वो बहुत कम हो गई है। इस मिशन के द्वारा भारत के लोग बहुत तेज़ी से साक्षरता की तरफ आगे बढ़े। इस तरह से आप अपनी अपनी भाषाओं में इन चीज़ों को लिख दीजिए। बस यहाँ से क्या काम है, आपको समझना है कि साक्षरता मिशन क्या है। आइए आगे देखते हैं। जो शिक्षा का प्रश्न नंबर 6 देखिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके बारे में है ये प्रश्न कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्या बताइए। तो जो समस्या क्या क्या हैं, जो शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम आया था उसमें क्या क्या समस्या आ रही हैं ये बात बतानी है आपको। देखिए, समय एवं धन का अपव्यय। देखो यार, कोई भी चीज़ अगर आपको लागू करनी होती है तो धन की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता तो होती है। इसी तरह से आपको लिखना है कि सरकारी स्कूलों में भी निजी विद्यालयों के समान प्रारंभ में संपूर्ण ध्यान नामांकन पर होता है। यानी जो सरकारी स्कूल है ना, तो शुरुआत में सबसे ज़्यादा एडमिशन पर ध्यान होता है, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में होता है। मगर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चे निजी विद्यालयों की तरह नियमित नहीं आते। तो खैर अब तो बहुत चीज़ें सुधर गई हैं। पहले देखा होगा आपने कि बच्चा नाम लिखवा लेता था केवल, और स्कूल में 1 दिन आ गया 4 दिन नहीं आया, 4 दिन आ गया तो फिर 2 दिन नहीं आया। यानी वहाँ के कुछ टीचरों की भी ये समस्याएं थी, भाई उनकी भी कुछ गलतियाँ रहीं, कुछ अभिभावकों की भी गलतियाँ थी, ये सारी बातें हैं। वे विद्यालय छोड़कर लंबी अवधि के लिए रोजगार, परिवार की ज़रूरत और अन्य कारणों से अपने मूल स्थान से पलायन भी कर जाते हैं। देखो यार, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाता था अपने बच्चों को? गरीब आदमी। तो मान लो गरीब आदमी ने आज जुलाई में एडमिशन करा दिया अपने बच्चे का, अब पता चला यार वो दिल्ली चला गया कमाने। अब कक्षा 1 के बच्चे को भाई वो अपने माँ बाप अगर दिल्ली चले गए कमाने तो घर पे तो छोड़ नहीं जाएंगे, उनको वो साथ ले जाते थे। ये समस्याएं सारी आ रही थी। वे विद्यालय छोड़कर लंबी अवधि के लिए रोजगार, परिवार की ज़रूरत और अन्य कारणों से अपने मूल स्थान से पलायन भी कर जाते हैं। ऐसे में उनका विद्यालय जाना संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि भारत के बहुत से सरकारी स्कूलों में पर्याप्त नामांकन होने के बावजूद लगभग 40% बच्चे ही नियमित स्कूल आ पाते हैं। जैसे मान लो रजिस्टर में तो 100 बच्चे हैं, पता चली स्कूल में 40 या 50 बच्चे ही रोज आ रहे हैं। तो ये सारी समस्या थी। शेष बच्चे नामांकन के बाद अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। कई राज्यों में नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी अवरोधन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। अवरोधन संबंधी यही है जो बीच में जो छोड़ रहे हैं बच्चे। इसका असर बच्चों के अधिगम स्तर, अधिगम माने सीखना, अधिगम स्तर पर भी दिखाई पड़ता है। देखो यार, सही बात है, एक बच्चा रोज़ स्कूल आ रहा है तो उसके जो सीखने की क्षमता है वो अलग होगी। एक बच्चा बेचारा मजबूरी से मान लो या लापरवाही से मान लो, भाई कभी स्कूल आ रहा है कभी स्कूल नहीं आ रहा है, कभी स्कूल आ रहा है कभी स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसके अधिगम की जो स्तर है वो अलग अलग होगा। तो एक तो क्या समस्या हो गई, ये समस्या हो गई। नंबर 2 देखिए, प्राथमिक स्तर पर ध्यान देने में कमी। भारत में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहली, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा। समझिए इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्व प्राथमिक का बच्चा है, जैसे कि जो LKG क्लास हो गई या UKG क्लास हो गई, यानी प्राथमिक से पहले, कक्षा 1 से जो पहले की पढ़ाई होती है उसे कहते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। देखो यार, सरकारी स्कूल की तरफ देखा जाए तो जो आंगनवाड़ी केंद्र सुने होंगे आपने, आंगनवाड़ी जो सहायिका जाती हैं तो उसे कहते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो वहाँ बच्चे को हमें पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ बच्चे की नींव तैयार की जाती है। तो देखिए, पहली पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा और दूसरी प्राथमिक शिक्षा में पहली कक्षा की उपेक्षा, पहली दूसरी कक्षा की उपेक्षा। यार बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार बच्चा हो गया मान लो 7-8 साल का, तो सीधा एडमिशन करा देंगे 3 में,
ना उसे 1 में पढ़ाएंगे ना उसे 2 में पढ़ाएंगे कि हमारे संग का लड़के का लड़का 3 में पढ़ रहा है। अब भाई ये भी तो देखो कि तुम्हारे साथ का लड़का है वो कब से पढ़ रहा है, वो 1 क्लास भी पढ़ा है, 2 क्लास भी पढ़ा है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके पीछे तर्क भी दिया जाता है कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थी तो इस साल पास होकर चले जाएंगे, उनके लिए हमारे पास अगला साल नहीं होगा, मगर पहली दूसरी के बच्चों को तो बाद में भी समय देकर सिखाया जा सकता है। देखो कितनी गलत बात है। जो मास्टर हैं वो ये सोच रहे हैं कि भैया 8वीं क्लास पर ज़्यादा ध्यान दो आप, क्योंकि 8वीं का बच्चा तो अगली साल चला जाएगा स्कूल से, लेकिन जो पहली क्लास का बच्चा है, दूसरी क्लास का बच्चा है, उसे तो हम फिर भी सिखा देंगे। ये बात गलत है। सारी कक्षाओं के जो बच्चे हैं उन पर बराबर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमारे पास अगला साल नहीं होगा, मगर पहली दूसरी के बच्चों को तो हम बाद में समय देकर भी सिखा सकते हैं। इस सोच के कारण बहुत से स्कूलों में हर साल पहली दूसरी कक्षा की उपेक्षा होती है। उपेक्षा का मतलब है नज़रअंदाज किया जाता है। इसका असर बच्चों के अधिगम स्तर पर पड़ता है। आइए आगे देखें। वास्तविकता से परे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जिम्मेदार लोग, यहाँ रह गया लिखने को, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिम्मेदार लोग हैं, प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक समस्याओं का समाधान की दिशा में खास प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत में एक प्रावधान है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, एक तो उनको शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए, निःशुल्क मानी फ्री में, और अनिवार्य यानी जरूरी रूप से दी जानी चाहिए। इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु शिक्षक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का नियमित आकलन कर रहे हैं, शिक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जुलाई को किसी कक्षा विशेष की जो स्थिति थी वह स्थिति 15 अगस्त को नहीं होती। शिक्षक, समझो इस बात को, जो 1 जुलाई को जो स्थिति है वो 15 अगस्त को नहीं होती है स्थिति। देखो 1 जुलाई की स्थिति अलग है। या तो तुमने देखा होगा कि यार जो 1 अगस्त को कम बच्चे आते हैं स्कूल में, 15 अगस्त को बहुत ज़्यादा हो जाती है। या फिर एक स्थिति बनती है कि 1 जुलाई को बच्चे खूब होते हैं, वो बाद में हल्के स्कूल आना ही बंद कर देते हैं। शिक्षक दिवस की तो सुनो यार, एक बात रह गई कि ऐसी स्थिति को हमको ख़त्म करना है, यानी बच्चे अगर आ रहे हैं तो वो रोज़ स्कूल आए। आगे देखिए, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक आपस में स्कूल के जिन मुद्दों पर बात करते हैं वह बाल दिवस आते आते पूरी तरह बदल जाती है तथा सत्र के अंत में कागजी कार्रवाई अवश्य पूर्ण कर लेते हैं। हाँ यार सही बात है, जब सत्र पूरा हो रहा होता है ना स्कूल का, तो ये मास्टर लोग सारी कार्रवाई कागज में पूरी कर लेते हैं कि भैया सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा सब कुछ सही है ऐसा है नहीं।